सो आइए बेटे डियर चिल्ड्रन स्टार्ट करें। हमने बेटा टू पार्टिकल सिस्टम का कंसेप्ट लास्ट टाइम कंप्लीट किया था और उसकी वन और टू एग्जांपल्स भी हमने बेटे देखी थी। सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कशन किया कि इट मे बी ऑन द बॉडी, इट मे बी आउटसाइड द बॉडी आल्सो। तो अभी बात करेंगे हम बेटा एन पार्टिकल सिस्टम। बेटा एन पार्टिकल सिस्टम में बेटे जैसे आप अपनी बॉडी को दो पार्टिकल्स का बना हुआ कंसीडर कर रहे थे लास्ट डिस्कशन में, यहां पे आप अपनी उस बॉडी को टू पार्टिकल्स का ना कंसीडर करके एन पार्टिकल्स का बना हुआ इमेजिन कर सकते हैं बेटा। आई मीन टू से दैट कि अगर आपके पास ये आपके एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं, लेट इट बी योर एक्स एक्सिस बेटा, ये वाई एक्सिस और ये आपके पास जेड एक्सिस हैं, ये पॉइंट ओरिजिन है। इसमें आपके पास दीज डिफरेंट पार्टिकल्स आर देयर विच आर टोटली कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल बॉडी और ए सिस्टम। और ये आपका फर्स्ट पार्टिकल है, मास इसका m1 m2 एंड सो ऑन, लेट इट बी mn बेटा। और इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं बेटा, लेट अस अज्यूम दैट इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है और इसका आपका सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो है लेट इट बी r2 वेक्टर बेटा। nth पार्टिकल आपका जो है इसका पोजीशन वेक्टर लेट इट बी बेटे rn वेक्टर। और इन सब पार्टिकल्स ने मिलकर एक सिंगल बॉडी को बनाया है और सिस्टम को बनाया है रादर। और इस पूरे सिस्टम का इमेजिन कर लीजिए ये सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पे लाई करता है और आप इसका जो पोजीशन वेक्टर है आप इसको आर सेंटर ऑफ मास कह देते हैं। जैसे आपने ऑलरेडी दो पार्टिकल्स के लिए प्रीवियस डिस्कशन किया था, बिल्कुल वैसे ही बेटे आपने पहले एक पार्टिकल का इक्वेशन लिख लेना है, सेकंड लॉ अप्लाई करके, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर nth का। मैं करके भी दिखा देता हूं। फर्स्ट पार्टिकल के केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp1 अपॉन dt फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल एक्सटर्नल, force on the first particle due to the second, force on the first particle due to the third, fourth, nth। और भी टर्म्स आएंगी, मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, काफी आएंगी। और ऐसे ही dp2 अपॉन dt सेकेंड पार्टिकल के लिए f2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन nth। और ऐसे ही आपके पास nth पार्टिकल के लिए dpn अपॉन dt, ये आपका बच्चों fn प्लस फोर्स ऑन द nth पार्टिकल ड्यू टू द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड n माइनस फर्स्ट तक चला जाएगा। सबको आप ऐड कर लीजिए और आपके पास रिजल्टेंट इक्वेशन बन जाएगी बेटे। जब आप सबको ऐड कर लोगे बेटा ऑन एडिशन, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा dt, कॉमन ले रहा हूं मैं, इट विल बी m1 v1, आपने p1 को m1 v1 लिख लिया एंड हाँ जी ओके बेटा ऐड कर दीजिए इनको। इट विल बी ddt ऑफ p1 को बेटा मैंने m1 v1 लिख दिया, m2 v2 मैंने p2 को लिख दिया, सो ऑन mn vn आपने nth पार्टिकल के लिए लिख दिया। इंटरनल फोर्सेस पेयर्स में कैंसल आउट कर जाएंगी, नो नीड टू राइट दीज ऑल, आई जस्ट मीन टू से दैट कि इनका सम सबका 0 हो जाएगा। और जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस आपके पास हैं इनका सम आप बोल दीजिए कि ये आपका एफ एक्सटर्नल के बराबर आ गया बेटा। और यहां से आप अगेन पोजीशन वेक्टर का यहां पे यूज कर सकते हो, तो इट विल बी d2 अपॉन dt स्क्वायर ऑफ m1 r1 बेटा
M2 and R2, so on, Mn and Rn vector, and it is equal to the external force acting on the system of the n particles बेटा। इसको n पार्टिकल्स आपके पास हैं, अब n पार्टिकल्स के मास से कलेक्टिवली मल्टीप्लाई भी कर दो और बेटे डिवाइड भी कर दो, लेफ्ट साइड को ओनली, राइट साइड को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन प्लस mn, हमने मल्टीप्लाई कर दिया मास से अपनी तरफ से ही, एंड d2 बाई dt स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में मैं यही टर्म लिख दूंगा, हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, m1 r1 m2 r2 बेटा, सो ऑन बेटे mn rn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन प्लस बेटे mn। और डियर चिल्ड्रन इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे करके बेटा। आप इसको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर टू पार्टिकल सिस्टम में ऑलरेडी बोल चुकी हो। सो डियर चिल्ड्रन, आर सेंटर ऑफ मास nth पार्टिकल के लिए आपका मियरली बेटे टू पार्टिकल सिस्टम का एक एक्सटेंशन ही है, उसमें दो पार्टिकल से, इसमें और टर्म्स ऐड होती गई हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और इट विल बी देन m1 r1 बेटे, m2 and r2, so on, it will be mn and बेटे rn। और dear children, in the denominator m1 plus m2 plus so on plus mn हम कर सकते हैं as such। तो ये आपका बच्चों सेंटर ऑफ मास n पार्टिकल सिस्टम का जैसे हमने ड्रॉ किया था बच्चों निकल आया। इस n पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है, इसको आप बेटे फर्दर लेकर जो भी आपको चीज रिक्वायर्ड होगी आप कैलकुलेशन कर भी सकते हैं। छोटा सा और पॉइंट आगे डिस्कस करूंगा बेटा मैं। आप बच्चों सारे मासेस को ऐड करते चले जा रहे हैं, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, nth पार्टिकल का मास आपने ऐड किया। कलेक्टिवली अगर हम बोल दें कि आपका जो, चलिए पहले इधर ट्रांसफर कर लेते हैं इसको बेटा, इट विल बी m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन प्लस बेटा mn। और ये आपका r सेंटर ऑफ मास बेटे, इट इज इक्वल टू m1 r1 प्लस उत्तर m2 r2 जी, एंड सो ऑन, एंड बेटे mn rn बेटा। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, आप सारे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हो, मैं भी क्लास में ही हूं। अगर हम सबका मास कलेक्टिवली इमेजिन करके कैलकुलेट करके ऐड कर लें तो टोटल मास आ जाएगा जितने भी प्रेजेंटली क्लासरूम में प्रेजेंट हैं, जितने भी पर्संस। ऐसे ही अगर आप n पार्टिकल्स का मास ऐड कर लो आपको टोटल मास मिल जाएगा। अगर मैं ये बात कह दूं कि m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन प्लस बेटे mn आपका कैपिटल M के बराबर है, कलेक्टिव मास हम कह सकते हैं ना इस बेटा। सो यहाँ पे आपका टोटल मास ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, हमने सारे पार्टिकल्स का मास लेकर उसका सम कर लिया, उसको हमने कैपिटल M या बड़ा M कह दिया, और हमारा यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है देखने में रिलेशनशिप। इट विल बी m r सेंटर ऑफ मास बेटा, दिस इज m1 r1 बेटे, m2 r2 बेटा, and it will be furthermore so on, it is बेटे mn and rn बेटे। ये चीज आपके पास बच्चों बन जाती है। आप इस फॉर्म में भी अपने रिजल्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसके बारे में आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। कई बार बेटे यहाँ पे मुझे इस रिलेशनशिप को देख के याद आ रहा है, न्यूमेरिकल्स में वो आपको एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछ लेते हैं। इससे आगे चलेंगे हम प्रेजेंटली, बट यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। आर सेंटर ऑफ मास, बच्चों देखो ये इसके ऊपर वेक्टर डाला हुआ है, इसका मतलब है कि ये पोजीशन वेक्टर है, इसका कोई एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा बेटा। आपको याद है ना पुत्र, हम किया करते थे आर सेंटर ऑफ मास अगर लिखा है इट विल बी एक्स कंपोनेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इनटू आई कैप, है ना।
बहुत बढ़िया, y कंपोनेंट इनटू j कैप और उत्तर वेरी नाइस, z कंपोनेंट इनटू k कैप। ठीक है जी। और r1 को बच्चों क्या लिखेंगे, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप लिखेंगे ना, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। आपका r1 बच्चों जो होगा वेक्टर, इट विल बी x1 i कैप, x2 j कैप, सो ऑन, सॉरी x2 नहीं y1 एंड z1 k कैप, ऐसे लिखेंगे हम। और ऐसे करते करते rn को आप लिख लोगे, नमन लिखवाना, यही लिखेंगे, क्या कहते हो बच्चों? ठीक है, वी आर जस्टिफाइड इन राइटिंग सो ना बेटा। अब बच्चों देखो, हाँ जी, नहीं नहीं रेज क्यों करना बेटे हमने, इसमें आप यहां पे वैल्यू डाल दो इसकी, आर सेंटर ऑफ मास की, r1 की, r2 की, r3 की, rn की, यहां डाल दीजिए। डालने नहीं जा रहा मैं, फिर बड़ा लंबा हो जाएगा एक्सप्रेशन। मैं आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को क्या कर दें, कंपेयर कर दें, कैंसिल नहीं कर सकते ना हम। इधर आपके पास ये सारे कैपिटल में आ जाएंगे, इधर स्मॉल में आ जाएंगे, और डिनोमिनेटर में हम कलेक्टिवली मास को कैपिटल एम लिख सकते हैं। जरा देखिएगा और बताइएगा कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, या क्या आपको ये बात समझ में आ गई है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास का डियर चिल्ड्रन एक्स कंपोनेंट लिखूं, एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट विल बी 1 बाई कैपिटल एम, सबका सम, ये लिखा है ना हमने बेटा। और इधर आपके पास आ जाएगा जी m1 x1, m2 x2 एंड डियर चिल्ड्रन सो ऑन mn xn। जरा चेक करिएगा, आर वी जस्टिफाइड इन राइटिंग सो बेटा। हमने ये 1 1 1 आई वाले सारे कंपोनेंट्स उठा लिए, इसके x वाले के, क्योंकि आप x वाले को कंपेयर कर रहे हो, इसको तो आपने m लिख ही दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। रमन समझ आ रहा है ना बच्चे कि नहीं? आपने r की जगह पर ये लिख दिया ना, x i y j z के, इधर तीनों टर्म्स आ गई। इधर आपके पास x1 m1 x1 m1 y1 m1 z1 i j के कैप साथ में है। हमने हर एक टर्म का आई कैप वाला कंपोनेंट निकाल लिया सेपरेटली, और वो हमारा ये आ गया। ये कैसे बना, आई वाले कंपोनेंट को आई वाले कंपोनेंट से लेफ्ट और राइट साइड पे कंपेयर करके बन गया। डिनोमिनेटर को मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, सहज, राइट। चलें पुत्र आगे। इसी तरीके से बेटे फिर आप अपना y कंपोनेंट भी लिख सकते हो। इट विल बी, रमन लिखवाएगा 1 बाई m, आगे क्या लिखूं पुत्र? रमन, हाँ जी, वेरी नाइस, yn, बहुत बढ़िया। हरमन, तीसरा कंपोनेंट, हाँ जी पुत्र बोलिए जी। z, हरमन बोलो बेटा। हाँ जी पुत्र, z1 z2, हाँ जी zn, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये आपका स्टिल एक्सपेंडेड फॉर्म में ही है। हम इसको बेटे कॉम्पैक्ट फॉर्म में स्टिल और भी आगे लिख सकते हैं। आप देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x सेंटर ऑफ मास इज 1 बाई कैपिटल M समेशन mi xi वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक लिखने का तरीका ही है कि नहीं? पहले आई को 1 पुट कर दिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर n, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक करते गए। इससे ये क्या है कि आपका ये ज्यादा एक्सपेंडेड नहीं रहता, कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है। न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे आपको छोटे मोटे पूछे जा सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कंसंट्रेटिंग अपॉन दिस एक्सप्रेशन। दीदी लिखवाओ जरा y सेंटर ऑफ मास के लिए ऐसे ही,
हाँ जी, 1 to n MI YI, बहुत बढ़िया। दिलजीत है, लिखवाइए Z, सेंटर ऑफ मास। MI ZI, यस, ठीक है जी बेटे। सो बच्चों इनको नहीं भूलना आपने कभी भी। वो आपको क्या कहेंगे कि एक ट्रायंगल है जी दी हुई आपको, ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 मासेस रखे हुए हैं, 3 बॉल्स रखे हुए हैं, तीनों का मास आपके पास है, तीनों की पोजीशंस आपके पास दी होंगी उन्होंने। यहाँ आपको ट्रायंगल का वो लेंथ वगैरह दे देंगे, जैसे कि ये है, मान लीजिए आपको वो कह देंगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, लिखना नहीं आपने, सिर्फ समझा रहा हूँ। ये साइड L है, ये भी L है, ये भी L है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे मास M है, यहाँ पे 2M है, यहाँ पे 3M है। आप सेंटर ऑफ मास के x, y और z कोऑर्डिनेट्स निकाल दीजिए। अगर ये डिस्टेंस आपका यहाँ तक जो है, ये भी कुछ दिया जा सकता है। तो देखिएगा, ये आपका इतना L डिस्टेंस ओरिजिन से आ गया, x कंपोनेंट, इसका इतना आ गया, इसका इतना प्लस L आ गया, इसका L/2 इसमें ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा। ये y आपको किसी न किसी तरीके से दिया होगा, तो अकॉर्डिंगली वी विल मैनेज, हम करेंगे भी बाद में। ठीक है बेटा, आई जस्ट मीन टू से दैट बेटा कि आपको वो x, y और z कंपोनेंट्स सेपरेटली निकालने के लिए कह सकते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इनका। चले नमन आगे चलें जी। इसको हमने लिखा था इस तरफ शिफ्ट करके, मैं वापस उस एक्सप्रेशन पे आ रहा हूं। आइए उसके बाद आगे चलें बच्चों, डिस्कस करना स्टार्ट करें कि हम कुछ उसमें अमेंडमेंट्स करके क्या कर सकते हैं। हमने इस तरीके से बेटे लिखा था, मास टोटल R सेंटर ऑफ मास, और M1 R1 M2 R2 पुत्र, सोन MN एंड RN ऐसे लिखा था। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है जी। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स बेटे। मास तो आपका कांस्टेंट है बेटा, इसके ऊपर तो डेरिवेटिव ऑपरेटर का कोई आपका जो है इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो यू मे राइट M dr सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय dt बेटा। इस तरफ आपके पास आ जाएगा M1 dr1 बाई dt एंड M2 dr2 बाई dt बेटे, एंड सो ऑन Mn drn अपॉन dt, राइट बेटे। ये dr बाई dt आपको कुछ याद दिलाता है? यस, वेरी नाइस। तो ये फिर क्या होगा? ये भी वेलोसिटी होगा, किसका? इट इज किसका? पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की। गुड। तो ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर था ना, तो ये अब आपके पास आ गया मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बेटा, डेरिवेटिव ले लिया आपने। इधर आ गया M1 V1 प्लस बच्चों M2 V2 प्लस सो ऑन MN VN बेटे। आर वी जस्टिफाइड इन राइटिंग? सो इसको आप याद रखिएगा, इक्वेशन को भूलना नहीं है, जरूरत पड़ सकती है कभी कभी, तो वी आर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। एक बार इसका फिर डेरिवेटिव लेके देखते हैं कि क्या हमें कोई नई चीज मिलती है। आइए देखें, टेकिंग डेरिवेटिव, ऑनलाइन वाले बच्चे सारा समझ आ रहा है बेटा? अंजलि, ख्याति, राघव, अदिति, ख्याति, राघव, वो वंश एंड वैभव नहीं दिख रहे कहीं। इश है, तो उनका बंद कर दिया इधर से वो। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ऑन
बोथ साइड्स। आप ही लिखवाइए डेरिवेटिव, आप इसका डेरिवेटिव करवाइए जरा दोनों साइड्स पे। क्या लिखूं मैं? मास के ऊपर तो इफेक्ट कोई होना नहीं है। डी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन डी टी m1 dv1 अपॉन dt m2 dv2 अपॉन dt so on mn dvn अपॉन dt। राइट बेटा? ये चीज आपको क्या इंडिकेट करती है? एक्सेलरेशन। यहां एक मैं स्टेप यहां पे और ऐड करना चाहूंगा। अगर मैं मास को इसके पास ले जाऊं ऐसे, तो आई विल गेट डी मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास बनेगा डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया जी, m1 को भी अंदर ले जाइए, dp1 बाई dt सो ऑन dpn बाई dt, और dp बाई dt आपका एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। आप लिख सकते हैं dp सेंटर ऑफ मास अपॉन dt इज इक्वल टू द f एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन द सिस्टम बेटा। और डियर चिल्ड्रन, अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम हो, इट विल मीन दैट एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो, है ना? अगर एक्सटर्नल फोर्स बच्चों जीरो है तो क्या क्या हम ऐसे देखिएगा जरा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप इस एक्सप्रेशन को देखिएगा, डी मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, और dt को उधर ले जाएं, इट विल बी dp इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और इसको बच्चों अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रल dp, जीरो का इंटीग्रल बेटा, भूल गए नहीं नहीं नहीं, हाँ कांस्टेंट, ठीक है, जीरो का इंटीग्रल कांस्टेंट होगा ना बेटा, देखना आज एक बार जाकर। तो इंटीग्रल ऑफ dp विल बी p, आप लिखोगे मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है इट इज कांस्टेंट। और ये हमें क्या शो कर देता है? ये हमें बता देता है कि अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड है तो उस सिस्टम का मोमेंटम जो है दैट विल स्टे कंजर्व, बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा। हाँ जी, नहीं ये बीच में उसकी ब्रांचेस हैं, मेन तो चलती आ रही है। नहीं नहीं बेटा, अगर आपको वो कहें कि प्रूव कर दीजिए कि सेंटर ऑफ मास का जो है मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, आप n पार्टिकल वाली इक्वेशन उठाइए, दो बार डेरिवेटिव ले लीजिए, इसको लिख दीजिए, खत्म। अगर दो नंबर में आ जाए तो आप कट शॉर्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक में आ जाए तो यहां से स्टार्ट कर लो, बता दो कि ये क्या है, ठीक है। और इसमें एक और चीज भी है, अगर हम थोड़ा सा इसको और तरीके से सोचने की कोशिश करें, आइए। हाँ जी, नहीं नहीं बेटे ऐसे क्यों करना है? m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपने कांस्टेंट के बराबर कहा है पुत्र, कहा है ना? इस मास को मैं राइट साइड पे ले जाऊं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों कांस्टेंट, तो मास तो आप खुद में कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? इट विल बी स्टिल अनदर कांस्टेंट। तो आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इट विल स्टे कांस्टेंट। इसका मतलब बेटे ये हुआ कि अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड है, आप उसके ऊपर कोई धक्का नहीं लगा रहे हैं, बाहर से उसको फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट के, कुछ भी नाम रख लो,
दिवाली नजदीक आ रही है, बच्चे पटाखे चलाते हैं, ठीक है, फायर क्रैकर्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं आजकल। मान लीजिए ये फायर क्रैकर है मेरे हाथ में, मान लो, अब है तो नहीं है, इसको हमने वो करके फायर करके ना ऐसे छोड़ दिया। जब आप छोड़ोगे ये इस तरीके से ये ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा था, ऐसे इस यहाँ इसने जाके गिरना था, लेकिन जब ये यहाँ से चला यहाँ पे जाकर ये यस इसके दो पीसेस हो गए, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात है, सुनिएगा, एक पीस छोटा एक बड़ा, ये आपका एक्स और वाई एक्सिस हैं, आप यहाँ पे थे, आप दिवाली मना रहे हैं, आपने इसको फायर क्रैकर को थ्रो कर दिया, ये ऐसे जा रहा था, यहाँ पे जाकर इसके फ्रेगमेंट्स हो गए, टूट गया ये दो पीसेस में, एक छोटा एक बड़ा। छोटे वाला जो था ये कुछ ऐसे चला गया आगे, और जो बड़े वाला था ये कुछ इस तरीके से नजदीक गिर गया, ठीक है। जितना इसका मोमेंटम था पहले वाले ओरिजिनल का, इन दोनों का मोमेंटम भी उसके बराबर ही रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो वेलोसिटी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की है इसके, अब ये दो पार्टिकल्स बन गए, इनका सेंटर ऑफ मास बड़े के नजदीक होगा। कल हमने बात की थी, एक हैवी बच्चा है, एक थोड़ा लाइट है वेट में, सी सॉ पे बैठे हैं, और वो ओरिजिन वो सारा आपने डिस्कस किया था। तो इसका मतलब है ये दो पार्टिकल सिस्टम अब बन गया, एक बॉडी से बना, इनका सेंटर ऑफ मास जो है उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जिससे ये ओरिजिनली मूव कर रहा था। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का मोशन अफेक्ट नहीं होगा, हल्की चीज दूर चली जाएगी और जो हैवी वाला पार्ट है वो नजदीक रह जाएगा, इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम। एक और छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपने फायर क्रैकर थ्रो नहीं किया, आप डरते थे, आपने उसको आग लगाकर आप खुद भाग गए, ये यहाँ पे पड़ा था, आपने आग लगाई, आप भाग गए, ये रेस्ट पे था, इसका सेंटर ऑफ मास इज हैविंग जीरो वेलोसिटी, इसके दो पीसीस हो गए, एक छोटा एक बड़ा, बड़े वाला पीस यहां जाके गिर गया, छोटे वाला पीस आप इधर जा रहे थे, ये आप जा रहे हैं, ये आपसे भी आगे जाके गिर गया। मोमेंटम कंजर्व रहता है, जितना ये पॉजिटिव मोमेंटम होगा उतना ही नेगेटिव होगा, दोनों का सम जीरो, ताकि नेट मोमेंटम आपका जीरो ही रहे या कांस्टेंट रहे। और दूसरी बात, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बिफोर द फ्रैगमेंट्स वर मेड दैट वाज जीरो, रेस्ट में था ना बेटा, अब इसकी वेलोसिटी नेट इधर आ गई, इसकी इधर आ गई, और इनका दोनों का अगर आप निकाल लो बेटा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। अगर एक पॉजिटिव वेलोसिटी है तो उतनी दूसरी नेगेटिव भी तो है ना बेटा, तो दोनों का सम जब आप करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द डायग्राम, वो आपको जीरो दे देगा। एक छोटा सा एग्जांपल और तीसरा, आप अर्थ और मून के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, छोटी क्लासेस में आपने काफी पढ़ा है इसके बारे में। ये बच्चों आपका अर्थ है, और ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ का रेडियस आपका कैपिटल आर, आपको याद होगा 6400 किलोमीटर है, मास भी आपको याद होगा 6 × 10⁻²4। मून का मास याद है 7.23 × 10⁻²2। मून अर्थ से लगभग 100 टाइम्स लाइट है, हल्का है, या अर्थ उससे लगभग 100 टाइम्स हैवी है। अर्थ तो चलो सन के राउंड अबाउट जो मूव कर रही है कर ही रही है, उसको नहीं मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये मून है, मास इसका 100 टाइम्स कम है, ये अर्थ के राउंड अबाउट मूव कर रहा है ऐसे, राइट। और यहां कहीं सन है, अर्थ जो है ये सन के राउंड अबाउट ऐसे मूव कर रही है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ऐसा ही है ना बच्चों। ये अर्थ और मून, ये दो पार्टिकल, दो बॉडी सिस्टम बन गए। अर्थ
बहुत ज्यादा हैवी है, सेंटर ऑफ मास किधर होगा, अर्थ की तरफ, क्योंकि अर्थ बहुत भारी है, ये दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास रफली अर्थ के ऊपर ही लाई करता है, रफली। तो ऑर्बिट अराउंड द सन जो है उसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ एंड मून सिस्टम उस ऑर्बिटल पाथ में मूव करता है, ना कि अकेली अर्थ। समझिएगा, ये अर्थ है, अर्थ ऐसे सन के राउंड अबाउट चली हुई है और अर्थ के राउंड अबाउट मून भी चला हुआ है, ऐसे 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 ऐसे। इनका सेंटर ऑफ मास, जब भी आप कहोगे सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ एंड द मून सिस्टम दैट इज रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट अराउंड द सन, बेटा, राइट। ये तीनों एग्जांपल्स आपकी बुक पे बड़ी उन्होंने डिटेल में लिखी हुई हैं, एक बार जरूर पढ़िएगा। बाकी बात कल करेंगे, कल से हमारा असल में मैथमेटिकल काम कल से स्टार्ट होगा, अभी हम बातें कर रहे थे, बाकी कल करेंगे। थैंक यू ऑल बेटा।